लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। आज हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के दो तरीके हैं, एक तो ये एसेक्सुअल मेथड से और दूसरा सेक्सुअल मेथड जिसके लिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टर्म यूज़ किया जाता है। इन दो तरीकों से होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बैक्टीरिया में दो मेथड देखे जाते हैं। एक होता है बाइनरी फिशन से, और दूसरा होता है बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन। ये एसेक्सुअल मेथड है बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का, और दूसरा मेथड है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तीन तरह से होता है। पहला बाय ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा कॉन्जुगेशन और तीसरा ट्रांसडक्शन। ये तीन मेथड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सबसे हम पहले बात करते हैं बाइनरी फिशन के बारे में। बाइनरी फिशन जिसे हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बाइनरी फिशन एक ऐसा मेथड है जिसमें जो पेरेंट बॉडी होती है वो दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही प्रोसेस बैक्टीरिया में भी देखा जाता है। बैक्टीरियल बॉडी जो होती है उसमें दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है, पेरेंट बॉडी जो होती है वो दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। पेरेंट बॉडी फॉर्म्स टू डॉटर सेल्स। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि ये प्रोसेस किस कंडीशन में देखा जाता है। ये प्रोसेस फेवरेबल कंडीशंस में होता है। देखिए बैक्टीरिया में कंडीशंस या तो उसके फेवर में होती है या तो उसके फेवर में नहीं होती। इन दोनों ही मेथड्स में, इन दोनों कंडीशन में बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन शो करता है। जैसे फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिशन, यानी कैसी भी परिस्थितियाँ हो, अच्छी परिस्थितियाँ हो उसके लिए तो वो डिवाइड कर जाएगा, और अगर परिस्थितियाँ अच्छी नहीं होती, कंडीशन फेवरेबल नहीं होती, तो वो एंडोस्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन शो करता है। तो इसमें हम अगला पॉइंट लिखते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ये देखा जाता है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। एवरेज टाइम जिसमें देखा गया कि बैक्टीरिया डिवाइड हो जाता है ये होता है 20 मिनट का। ट्वेंटी मिनट्स में बैक्टीरियल सेल डिवाइड हो जाती है। हमें पता है सेल डिवीजन के तीन मेथड्स होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस और तीसरा होता है ए माइटोसिस। बैक्टीरियल सेल जो होती है वो ए माइटोसिस के थ्रू डिवीजन शो करती है, ना उसमें माइटोसिस होता है ना उसमें मियोसिस होता है। और ये जो ए माइटोसिस का प्रोसेस है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू माइटोसिस एंड मियोसिस। तो बैक्टीरियल सेल डिवाइड बाय amitosis, and this amitosis is comparatively faster than mitosis and meiosis। तो ये हो गया बाइनरी फिशन के बारे में। नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला तो ये अनफेवरेबल कंडीशंस में बनता है। ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनने वाला स्ट्रक्चर है। दूसरा, ये जो बेसिलस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं उनकी बॉडी में बेसिकली बनता है।
It is formed in Bacillus type बैक्टीरिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंडोस्पोर इज हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है, इस पर टेम्परेचर का फ़र्क नहीं पड़ता, केमिकल्स का फ़र्क नहीं पड़ता, एंटीबायोटिक का फ़र्क नहीं पड़ता और रेडिएशंस का इफेक्ट भी नहीं होता। तो बैक्टीरियल सेल जो बेसिलस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, यदि वो एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब वो अपने आप को पूरी तरह से बचा लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। It is highly resistant structure towards antibiotics, radiations, temperature and chemicals। इन चारों का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, अब इसमें रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है? इसमें रेजिस्टेंस होता है क्योंकि जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जो स्पोर होता है, स्पोर के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है और वो लेयर कैल्शियम डिपिकोलिनेट नाम के केमिकल से बनती है, जो कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इट इज कवर्ड बाय और मेड अप ऑफ कैल्शियम डिपिकोलिनेट, जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो जनरली पूछा गया है पेपर्स में, कि एंडोस्पोर फॉर्मेशन एक्चुअल रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं मानेंगे इसको। इसमें रिप्रोडक्शन तो हो रहा है, मतलब बॉडी से नया बैक्टीरिया जरूर बन रहा है स्पोर के थ्रू, पर इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, मतलब कोई डिवीजन नहीं हो रहा है। यानी एक बॉडी जो होती है वो एक नई बॉडी का फॉर्मेशन करती है। बेसिलस टाइप ऑफ बैक्टीरिया स्पोर फॉर्मेशन करेगा, वो स्पोर बाद में नई बॉडी में कन्वर्ट और डेवलप हो जाता है। तो इसके लिए हम एक टर्म, एक लाइन यूज करते हैं, एक स्टेटमेंट यूज करते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन। यानी इसमें डिवीजन नहीं हो रहा, और क्योंकि नई बॉडी बन रही है इसलिए हम इसको रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ते हैं। तो इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, बट इट डज नॉट शो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल। रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टाइप है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हम सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, समझिएगा इसको अच्छे से, क्योंकि इसके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक पॉइंट रिवाइज कराना चाहूँगा। मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी कि बैक्टीरिया में जो पैथोजेनिक नेचर होता है वो बेसिकली कुछ उसके स्ट्रक्चर्स के कारण होता है, या तो उसका कैप्सूल, या तो उसकी सेल वॉल, और या तो उसका जेनेटिक मटेरियल। मतलब हम अगर इन तीनों में से कोई स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दें तो बैक्टीरिया का पैथोजेनिक नेचर कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे समझने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक सेल किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक सेल किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ट्रांसफॉर्मेशन को सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था एक साइंटिस्ट ने, ग्रिफिथ। इन साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिथ। इन्होंने सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड बाय ग्रिफिथ इन 1928। साइंटिस्ट का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिफिथ ने 1928 में ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस इन विच वन सेल इज कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप ऑफ सेल।
इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में माइस लिया था और एक बैक्टीरिया यूज किया था, दैट इज डिप्लोकोकस निमोनिया। ही यूजेस डिप्लोकोकस निमोनिया। डिप्लोकोकस निमोनिया मतलब जो निमोनिया कॉज करता है, ये वाला बैक्टीरिया। इसके अलावा इन्होंने माइस भी यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट में। डिप्लोकोकस निमोनिया के इन्होंने 2 स्ट्रेन सेलेक्ट किए। ये जो बैक्टीरिया है इसके 2 स्ट्रेन सेलेक्ट किए। टू स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया आर सेलेक्टेड। अब ये 2 स्ट्रेन कौन कौन से? 2 स्ट्रेन मतलब 2 वेराइटी सेलेक्ट की। 2 वेराइटी मतलब एक वेराइटी जो नॉन पैथोजेनिक थी, जो डिजीज कॉज नहीं करती थी, और दूसरी वेराइटी जो डिजीज कॉज करती थी। एक वेराइटी थी जिसको कहा गया आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन जो था ये विदाउट कैप्सूल था, और अगर कैप्सूल नहीं होगा मतलब इसमें पैथोजेनिक नेचर नहीं होगा। इट इज नॉन पैथोजेनिक। दूसरा स्ट्रेन जो सिलेक्ट किया ये था एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन में कैप्सूल होता है और ये पैथोजेनिक भी होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए कि कैप्सूल का फॉर्मेशन न्यूक्लिक मटेरियल के कारण यानी जेनेटिक मटेरियल के कारण होता है, जो कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। फॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। अगर जेनेटिक मटेरियल खत्म हो गया तो कैप्सूल भी खत्म हो जाएगा, फिर उसके कैप्सूल के बनाने के जो जीन्स होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस इन विच वन सेल इज कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप ऑफ सेल। ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले परफॉर्म किया था ग्रिफिथ ने 1928 में। इन्होंने डिप्लोकोकस निमोनिया यूज किया जो कि निमोनिया कॉज करता था। माइस यूज किया इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में। इन्होंने बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन सिलेक्ट किए, बैक्टीरिया की 2 वेराइटी सिलेक्ट की, एक आर स्ट्रेन और दूसरा एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन जो था उसमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ये नॉन पैथोजेनिक होता है। एस स्ट्रेन जो था इसमें कैप्सूल नहीं हो, इसमें कैप्सूल होता है और ये पैथोजेनिक। आर स्ट्रेन में कैप्सूल नहीं होता और ये नॉन पैथोजेनिक होता है। अब एक्सपेरिमेंट जो स्टार्ट किया गया, एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, सबसे पहले माइस में आर स्ट्रेन दिया गया। सबसे पहले माइस में आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया गया। इसमें माइस जिंदा था क्योंकि आर स्ट्रेन जो होता है वो नॉन पैथोजेनिक होता है, इसमें कैप्सूल नहीं होता, तो माइस सरवाइव कर गया। सेकेंड केस में माइस में ऐसे स्ट्रेन दिया गया जो कि पैथोजेनिक होता है। इसमें माइस की डेथ हो जाती है क्योंकि ऐसे स्ट्रेन पैथोजेनिक होने के कारण निमोनिया कॉज करता है और फिर माइस की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट केस में ऐसे स्ट्रेन दिया गया और ये ऐसे स्ट्रेन हीट किल्ड था, मतलब इसको गर्म करके दिया गया। तो इसमें माइस सरवाइव कर जाता है, माइस जिंदा रह जाता है। और लास्ट केस में आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन, ये एस स्ट्रेन जो कि हीट किल्ड था, इन दोनों को साथ में जब दिया गया तो माइस की डेथ हो गई।
यहाँ माइस की डेथ हो जाती है। अब ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे माइस की डेथ हो गई, हम यहाँ समझते हैं। एस स्ट्रेन को जब हीट किल करके दिया गया था तो माइस सर्वाइव कर गया, पर जब उसको आर स्ट्रेन के साथ में रख के दिया गया तो माइस की डेथ हो गई। यहाँ हुआ क्या, यहाँ पे एस स्ट्रेन जब हीट किल किया गया तो उसका कैप्सूल खत्म हो गया, कैप्सूल खत्म हो गया। इस कंडीशन में कैप्सूल खत्म हो गया तो माइस सर्वाइव कर गया, यहाँ पे भी कैप्सूल खत्म हो चुका है। पर जब ये हीट किल वाला फॉर्म आर स्ट्रेन के कांटेक्ट में आएगा तो आर स्ट्रेन का जो जेनेटिक मटेरियल है, उस जेनेटिक मटेरियल को यूज करके कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है, और उस कैप्सूल फॉर्मेशन के कारण ये बैक्टीरिया पैथोजेनिक हो जाता है, और पैथोजेनिक बैक्टीरिया उस माइस को किल कर देता है, निमोनिया डेवलप कर लेता है, फाइनली माइस की डेथ हो जाती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ कि एक जो नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन होता है जो डिजीज नहीं कॉज कर सकता, वो जब पैथोजेनिक स्ट्रेन भले ही वो हीट किल्ड हो उसके कांटेक्ट में आता है तो वो भी पैथोजेनिक स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। कंक्लूजन ये निकला कि फाइनली एक सेल किसी दूसरी सेल में कन्वर्ट हो गई और उस दूसरी सेल ने उस माइस की डेथ कॉज की। ये था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो कि ग्रिफिथ के द्वारा। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम बात करते हैं जो अगला जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का पार्ट, दैट इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में दो बैक्टीरियल सेल आपस में कांटेक्ट में आती हैं, और ये दोनों बैक्टीरियल सेल जब कांटेक्ट में आती है तो दोनों के बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और उस ट्यूब से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। इट वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय लीडरबर्ग एंड टेटम। लीडरबर्ग और टेटम ने सबसे पहले इसको स्टडी किया था। कुछ समय पहले हमने बात की थी प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड दो तरह का, एफ जो फैक्टर होता है, एफ प्लाज्मिड जो होता है वो बेसिकली दो तरह का होता है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा वो एफ प्लस मेल, और जिसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता वो एफ माइनस फीमेल। यहाँ पे हम इसका रोल देखेंगे। कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया जैसे ये यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल ये जेनेटिक मटेरियल, इसे हम मार्क करते हैं एफ प्लस। ये जब किसी दूसरी बैक्टीरियल सेल के कांटेक्ट में आएगा जिसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं है, दैट इज एफ माइनस। विद द हेल्प ऑफ सेक्स पिलाई सेक्स पिलाई के स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरियल सेल में। विद द हेल्प ऑफ सेक्स पिलाई ये दोनों बैक्टीरियल सेल आपस में फ्यूज होंगी, जुड़ेंगी, और इन दोनों के बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ये कहलाती है कॉन्जुगेशन ट्यूब। इट इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ सेक्स पिलाई। सेक्स पिलाई की मदद से कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये रेप्लिकेशन शो करता है और नया स्ट्रक्चर बनाता है जिसको अपन कहते हैं रेप्लिका। रेप्लिका जेनेटिक मटेरियल की ही कॉपी रहती है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने मिलता है। ये कॉन्जुगेशन ट्यूब, और ये जेनेटिक मटेरियल की कॉपी। ये जो रेप्लिका होता है, ये रेप्लिका कॉन्जुगेशन ट्यूब की मदद से ट्रांसफर होता है एफ माइनस वाली सेल में, और फाइनली अब दोनों ही सेल एफ प्लस में कन्वर्ट हो जाती है।
ये कहलाता है कॉन्जुगेशन मेथड। कॉन्जुगेशन मेथड में दो बैक्टीरियल सेल आपस में कांटेक्ट में आती हैं। दोनों बैक्टीरियल सेल, इसमें एक F प्लस होती है, एक F माइनस होती है। मटेरियल प्रेजेंट होगा तो प्लस, नहीं होगा तो माइनस। ये दोनों सेल जैसे कांटेक्ट में आती हैं, विद द हेल्प ऑफ सेक्स पिलाई कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। इस कॉन्जुगेशन ट्यूब से जो रेप्लिका होता है जेनेटिक मटेरियल का, वो नेक्स्ट सेल में जाता है और फाइनली दोनों ही सेल F प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। ये हो गया कॉन्जुगेशन मेथड। थर्ड है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन हालांकि सिलेबस में नहीं है, पर सिर्फ इसकी डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। इट इज द ट्रांसफर ऑफ डीएनए बाय यूजिंग वायरस एज अ वेक्टर। ट्रांसफर ऑफ डीएनए बाय यूजिंग वायरस एज अ वेक्टर। वायरस जो कि वेक्टर की तरह काम करता है, उसमें हम डीएनए का ट्रांसफर करते हैं एक सेल से दूसरे में, ये कहलाता है ट्रांसडक्शन। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। दो मेथड थे इसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि बाइनरी फिशन और एंडोस्पोर फॉर्मेशन से होता है, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो कि ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन से होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन था, उस पर कई सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, साइनोबैक्टीरिया। इसी का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गे। साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को सबसे पहले एक क्लास में रखा गया जिसका नाम है साइनोफाइसी और मिक्सोफाइसी। पहले इसको ब्लू ग्रीन एल्गे कहा जाता था। बाद में आईसी, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया ने, ICNB ने इसको चेंज किया इसका नाम, और ब्लू ग्रीन एल्गे से इसको साइनोबैक्टीरिया नाम दिया गया। तो इट बिलोंग्स टू क्लास साइनोफाइसिए और मिक्सोफाइसिए। साइनोफाइसिए और मिक्सोफाइसिए क्लास को बिलोंग करता है। ICNB ने, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया ने, इसको ब्लू ग्रीन एल्गे से साइनोबैक्टीरिया टर्म दिया। यूज द टर्म साइनोबैक्टीरिया फॉर ब्लू ग्रीन एल्गे इन 1978। 1978 में साइनोबैक्टीरिया टर्म यूज किया गया ब्लू ग्रीन एल्गे को रिप्लेस करके। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स हैं। दीज आर फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। बेसिकली प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें कोई ऑर्गेनल तो होती नहीं है, और वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। फोटोसिंथेसिस अगर वो कर भी लेंगे, पर वो ऑक्सीजन का यूज़, ऑक्सीजन का रिलीज नहीं करते। जैसे बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस जरूर शो करते हैं, पर वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। ये भी फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स हैं और ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया का एक जनरल इंट्रोडक्शन। अब साइनोबैक्टीरिया किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कहाँ कहाँ पे होता है, ये हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका ऑकरेंस। साइनोबैक्टीरिया फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर और टेरेस्ट्रियल पार्ट तीनों में देखा जाता है। फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर और टेरेस्ट्रियल, तीनों जगह पे देखा जाता है।
साइनोबैक्टीरिया कुछ एसोसिएशन में भी देखा जाता है, जैसे अगर ये फंजाई के साथ होता है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गे फंजाई के साथ एसोसिएशन में होता है, तो हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं लाइकेन. लाइकेन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एल्गे एंड फंजाई. अगर ये प्रोटोजोआ के साथ एग्जिस्ट करता है, तो हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं साइनल. अगर ये प्रोटोजोआ के साथ एसोसिएशन में है तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं साइनल. इसके अलावा ये सिंगल भी एग्जिस्ट करता है, कॉलोनी में भी होता है और फिलामेंट के फॉर्म में भी होता है, यानी यूनिसेलुलर हो सकता है. एग्जाम्पल स्पाइरुलिना, ये यूनिसेलर होगा. स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का. स्पाइरुलिना प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, काफ़ी ज़्यादा अभी यूज़ किया जा रहा है एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट. दूसरा, अगर ये कॉलोनी में होंगे कॉलोनी में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे एनाबिना, और या तो ये फिलामेंटस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में, जैसे ऑसिलेटोरिया. यूनिसेलर स्पाइरुलिना जो कि प्रोटीन का सोर्स है, कॉलोनी में होंगे और या तो फिर फिलामेंटस स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे. फिलामेंटस स्ट्रक्चर में एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन कहते हैं ट्राइकोम. कंटेन ट्राइकोम. जो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया होता है उसमें जो ट्राइकोम होता है, इट हेल्प इन रिप्रोडक्शन ऑल्सो. तो ये कुछ इसका ऑकरेंस देखा अपन ने. अब साइनोबैक्टीरिया के जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसकी बात करते हैं. साइनोबैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. जो साइटोप्लाज्म बाहर की तरफ होगा उसको हम कहते हैं पेरिफेरल साइटोप्लाज्म. जो साइटोप्लाज्म सेंटर की तरफ होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रल साइटोप्लाज्म. साइनोबैक्टीरिया में जो साइटोप्लाज्म होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. जो बाहर की तरफ होता है उसे हम कहते हैं पेरिफेरल, ये आउटर पार्ट में, और जो सेंटर की तरफ होता है वो कहलाता है सेंट्रल साइटोप्लाज्म. पेरिफेरल एंड सेंट्रल साइटोप्लाज्म. इसके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं क्रोमोप्लाज्म और इसको हम कहते हैं सेंट्रोप्लाज्म. जो साइटोप्लाज्म बाहर की तरफ क्रोमोप्लाज्म, जो अंदर की तरफ सेंट्रोप्लाज्म. क्रोमोप्लाज्म में बेसिकली दो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं. इसमें जो दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है थैलाकॉइड और दूसरा होता है गैस वैक्यूल. ये दो स्ट्रक्चर्स क्रोमोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. थाइलाकॉइड जो होता है ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस का में रोल प्ले करता है, और गैस वैक्यूल जो होता है वो बायंसी प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड बायंसी. गैस वैक्यूल उसको बायंसी प्रोवाइड करता है, जबकि सेंट्रोप्लाज्म में दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, दैट इज न्यूक्लिक मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल. इसके अलावा इसमें 70S राइबोसोम भी होता है. सेंट्रोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल और 70S राइबोसोम. राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. अगर हम इसमें फोटोसिंथेसिस की बात करें तो कुछ ना कुछ पिगमेंट भी इसमें प्रेजेंट होंगे. तो इसमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज
क्लोरोफिल ए, इसके अलावा कैरोटिनॉइड। नेक्स्ट पिगमेंट है फाइको एरिथ्रिन, जो कि रेड कलर प्रोवाइड करता है। और फाइकोसैनिन, जो कि ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। पिगमेंट्स बेसिकली इसमें चार हैं। क्लोरोफिल है, ये तो यूनिवर्सल पिगमेंट है, सब में होता है जो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। कैरोटिनॉइड होता है, फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर प्रोवाइड करता है, और फाइकोसैनिन जो कि ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। साइनोबैक्टीरिया में कुछ रिजर्व मटेरियल भी होता है, जैसे साइनोफाइसियन स्टार्च, स्टार्च का फॉर्म ग्लाइकोजन का फॉर्म, ये साइनोफाइसियन स्टार्च और मिक्सोफाइसियन स्टार्च भी कहलाता है। इसके अलावा कुछ वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, ये रिजर्व फॉस्फेट की तरह यूज होते हैं। जिस तरह से अपन ने बैक्टीरिया में पढ़ा था कि मीजोजोम स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे मीजोजोम के जैसा ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं लेमिलासोम। लाइक मीजोजोम ऑफ बैक्टीरिया, blue green algae have लेमिलासोम। मीजोसोम के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं लेमिलासोम। लेमिलासोम ऑल्सो परफॉर्म फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसे हम कहते हैं रेड सी। रेड सी एक साइनोबैक्टीरिया होता है, ट्राइकोडर्मा एरिथ्रियम। ट्राइकोडर्मा एरिथ्रियम, इसका कलर होता है रेड, और जब ये बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में पानी में इकट्ठा हो जाता है तो वो रेड सी कॉज करता है। तो रेड सी इज अ फिनोमिना इन विच ट्राइकोडर्मा एरिथ्रियम इज कलेक्टेड एट वाटर और सरफेस ऑफ वाटर, एंड फाइनली कलर ऑफ द सी बिकम्स रेड। एक और प्रोसेस है जो साइनोबैक्टीरिया के केस में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, दैट इज एल्गल ब्लूम और वाटर ब्लूम। एल्गल ब्लूम और वाटर ब्लूम मतलब होता है पानी में जब ये बहुत सारे एक साथ हो जाते हैं, यानी एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ साइनोबैक्टीरिया इन वाटर बॉडीज, इट कॉजेज पॉल्यूशन ऑफ वाटर। व्हेन एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे occurs in water body, it causes pollution of water। एक्चुअली साइनोबैक्टीरिया जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी सेक्रेट करने लगते हैं, और ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये नाइट्रेट और फॉस्फेट रिच होते हैं। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये नाइट्रेट और फॉस्फेट रिच होते हैं, इसे हम कहते हैं एल्गल ब्लूम और वाटर ब्लूम, यानी एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे इन वाटर बॉडी विच कॉजेज वाटर पोल्यूशन। नाइट्रेट और फॉस्फेट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इसमें देखे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो साइनोबैक्टीरिया के लिए बात करते हैं, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन।
नाइट्रोजन फिक्सेशन, साइनोबैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। इसमें दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक या तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करेंगे और या तो फिर वो फ्री लिविंग होंगे। सिम्बायोटिक ब्लू ग्रीन एल्गे अगर हम बात करें तो ये होता है एनाबिना और नॉस्टॉक। और अगर फ्री लिविंग की बात करें तो एनाबिना, नॉस्टॉक और ओलोसेरा, ये फ्री लिविंग ब्लू ग्रीन एल्गे हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और ये वाले सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। साइनोबैक्टीरिया की बॉडी में कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जिन्हें हेट्रोसिस्ट कहते हैं। ये हेट्रोसिस्ट सेल्स जो हैं ये एक जीन का फॉर्मेशन करती हैं जिसे निफ जीन कहते हैं, और निफ जीन नाइट्रोजनेस एंजाइम का फॉर्मेशन कराता है। तो साइनोबैक्टीरिया कंटेन स्पेसिफिक सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। अब इस हेट्रोसिस्ट के बारे में, ये हेट्रोसिस्ट जो सेल्स होती हैं ये फॉर्म्स निफ जीन। यहां पे निफ का मतलब है नाइट्रोजनेस इंड्यूसिंग फैक्टर। ये जो नाइट्रोजनेस इंड्यूसिंग फैक्टर होता है, ये जो निफ जीन होता है, ये एक एंजाइम का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है नाइट्रोजनेस। एंड वी ऑल नो कि नाइट्रोजनेस जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। साइनोबैक्टीरिया के पास कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं। दीज स्पेसिफिक सेल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया आर नोन एज हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट फॉर्म्स निफ जीन। NIF means nitrogenase inducing factor. Due to presence of NIF gene, nitrogenase enzyme is formed, and we all know that nitrogenase enzyme is very much essential for nitrogen fixation. Next, cyanobacteria में reproduction की बात करें अगर, रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड्स हैं, ये नाम अपन सब पढ़ चुके हैं। सबसे पहला बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन से एक बॉडी दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट मेथड इज हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट की मदद से भी इसमें रिप्रोडक्शन देखा जाता है। हेट्रोसिस्ट सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड होके नए डॉटर सेल्स बनाने में कैपेबल होती हैं। एकाइनेट्स, हॉर्मोगोनिया, ये दो स्पेसिफिक टर्म्स हैं। ये स्पेसिफिक साइनोबैक्टीरिया के लिए अपन यूज करते हैं। हॉर्मोगोनिया, अभी अपन ने बात की थी, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनमें ट्राइकोम होता है। ट्राइकोम में एक्चुअली हॉर्मोगोनिया सेल्स होती हैं, वहाँ पे वो डिवीजन की प्रॉपर्टी शो करती हैं। एकाइनेट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया के बारे में कंप्लीट। यू बैक्टीरिया में नेक्स्ट माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। माइकोप्लाज्मा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। माइकोप्लाज्मा को और भी कुछ नामों से जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। इसके अलावा प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम शॉर्ट में PPLO भी कहते हैं। ल्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। एक और नाम से जानते हैं इसको, मॉलिक्यूल्स लाइक
ऑर्गेनिजम्स। मॉलिक्यूल्स मतलब बहुत छोटे साइज वाले ऑर्गेनिजम्स हैं ये, इसीलिए दीज आर स्मॉलेस्ट लिविंग प्रोकैरियोट्स। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है नीट में, AIPMT में, कि सबसे छोटे लिविंग प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं, तो आंसर है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, दीज आर स्मॉलेस्ट लिविंग प्रोकैरियोट्स। माइकोप्लाज्मा के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। हम जानते हैं कि सेल वॉल इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बैक्टीरियल सेल, पर माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, तो इनको हम कहते हैं बैक्टीरिया विद देयर कोट ऑफ। कोट मतलब कवरिंग नहीं होती, बैक्टीरिया विद देयर कोट ऑफ। दे लैक सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं बैक्टीरिया विथ देयर कोट ऑफ, इनमें सेल वॉल नहीं होती। अब एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो सेल वॉल पे काम करती हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स सेल वॉल पे काम करती हैं बैक्टीरियल सेल को ख़त्म करने के लिए, और अगर सेल वॉल नहीं होगी तो इन पे एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा, यानी वो एंटीबायोटिक जो सेल वॉल पे काम करती हैं वो इन पे असर नहीं करेंगी, जैसे पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है ये सेल वॉल पे काम करती है। पेनिसिलिन डज नॉट अफेक्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा पे पेनिसिलिन का कोई इफेक्ट नहीं होता। माइकोप्लाज्मा में जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी होता है और डीएनए भी होता है। इसमें आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में देखा जाता है। अब क्योंकि प्रोकैरियोट है तो सर्कुलर डीएनए इसमें प्रेजेंट होगा। माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। अगर हम साइंटिस्ट की बात करें तो माइकोप्लाज्मा को डिस्कवर किया था नोकार्ड और राउक्स ने, जबकि टर्म दिया था नोवाक ने। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय नोकार्ड and Raux, and term mycoplasma was given by नोवाक। डिस्कवर किया था नोकार्ड और राउक्स ने और टर्म दिया था नोवाक ने। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा कुछ प्लांट्स में कुछ डिजीज कॉज करते हैं, एनिमल्स में भी कुछ डिजीज कॉज करते हैं, यानी दोनों के लिए ये हार्मफुल है। इट कॉजेज डिजीज in plants and animals both। अगर डिजीज की बात करें तो प्लांट्स में होने वाली डिजीज जैसे बंची टॉप डिजीज, एस्टर येलो डिजीज, ये प्लांट्स में होने वाली जो माइकोप्लाज्मा कॉज करता है। इसके अलावा एनिमल में होने वाली डिजीज ये जेनाइटल इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, दैट इज मेल स्टेरिलिटी और जेनाइटल इन्फ्लेमेशन। तो ये माइकोप्लाज्मा के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इसको जोकस ऑफ प्लांट किंगडम, ल्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, मॉलिक्यूट लाइक ऑर्गेनिज्म, इसमें कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इनको ल्यूरोनिमोनिया ऑर्गेनिजम्स, ल्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, शॉर्ट में PPLO। जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी माइकोप्लाज्मा कहलाता है। ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है कि स्मॉलेस्ट लिविंग प्रोकैरियोट्स होते हैं, सेल वॉल नहीं होती, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेनिसिलिन का कोई इफेक्ट नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल्स में दोनों प्रेजेंट होते हैं, RNA और DNA, और ये ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव करते हैं। ये माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट कैटेगरी, लास्ट कैटेगरी मोनेरा किंगडम की,
आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया सबसे पुराने बैक्टीरिया हैं, यानी ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल भी इसको कहते हैं, और ग्रुप ऑफ एंशियंट बैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो इसके दो नाम और हैं, दैट इज ग्रुप ऑफ एंशियंट बैक्टीरिया और दूसरा ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल और ग्रुप ऑफ एंशियंट बैक्टीरिया आर्कीबैक्टीरिया के लिए टर्म यूज करते हैं। ये ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं। दीज आर ऑब्लिगेट एनारोब्स। ध्यान होगा, ऑब्लिगेट मतलब स्ट्रिक्ट, एनारोब मतलब बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करने वाले। इनको ऑक्सीजन मिलेगी तो ये सर्वाइव नहीं करेंगे। ये स्ट्रिक्टली एनारोबिक कंडीशंस को फॉलो करने वाले बैक्टीरिया हैं। इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता। हम जानते हैं कि बैक्टीरियल सेल में पेप्टाइडोग्लाइकन मेन कंपोनेंट होता है, इनमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता। इसके अलावा इसमें सेल वॉल कंटेन एन एसिटाइल टेलोस एमिनोरिक एसिड। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, इसको आप नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा। पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता, पेप्टाइडोग्लाइकन की जगह इसमें एन एसिटोल टेलोस एमिनोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसमें ब्रांच चेन लिपिड्स होते हैं। वॉल में ब्रांच चेन लिपिड्स होते हैं, जिसके कारण फ्लूइडिटी कम हो जाती है। फ्लूइडिटी कम होती है तो रेजिस्टेंस नेचर थोड़ा बढ़ जाता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कंटेन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन राइबोसोमल आरएनए। मतलब न्यूक्लियोटाइड का स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है आरएनए में। अपन ने शुरुआत में बात की थी, जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल वूस के द्वारा दिया गया था, डोमेन सिस्टम बताया गया था। डोमेन एक्चुअली जो मेन क्राइटेरिया था डोमेन अलग अलग करने का, यू बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया, वो 16S आरएनए के कारण भी था। इन 16S आरएनए 16S आरएनए में कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। आर्कीबैक्टीरिया को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। पहली कैटेगरी है मिथेनोजेंस, नाम से इंडिकेट है, मिथेनोजेंस आर मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। दीज आर मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। और ये मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनके गट में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। जैसे काऊ के गट में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। इट फॉर्म्स मीथेन फ्रॉम डंग में मीथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया मिथेनोजेंस, ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं और ये आर्कीबैक्टीरिया के अंदर इंपॉर्टेंट कैटेगरी। दूसरे टाइप के आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं ये होते हैं हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स का मतलब होता है ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरिया में सर्वाइव करते हैं। सॉल्ट कंसंट्रेशन जहां पे ज़्यादा होता है वहां पे ये इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। थर्ड है थर्मो एसिडोफिल। थर्मो एसिडोफिल नाम से इंडिकेट है,
थर्मो मतलब टेम्परेचर और एसिडोफिल्स मतलब एसिडिक इन्वायरमेंट में, यानी ये बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर और एसिडिक कंडीशन में इजीली सर्वाइव करते हैं। सर्वाइव इन एसिडिक environment conditions and at high temperature। तो ये तीन कैटेगरी आर्की बैक्टीरिया की। आर्की बैक्टीरिया बहुत पुराने बैक्टीरिया हैं। दे आर ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स। ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल मतलब लिविंग भी कह रहे हैं, फॉसिल भी कह रहे हैं। लिविंग मतलब अभी तक सर्वाइव कर रहा है। पुराने, जब भी पुराने पहले ये बना था, जब आया था, तब से ये आज तक कुछ थोड़े बहुत चेंजेस अगर शो होंगे तो होंगे, नहीं तो ये वैसा ही बना है, वैसे ही चला आ रहा है। इसीलिए इसको ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल कहते हैं और इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया। ये ऑब्लिगेट एनारोब है, स्ट्रिक्टली एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव करने वाला। पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल में नहीं होता। इट कंटेन एन एसिटिल टेलोस अमीनोरिक एसिड। इसमें ब्रांच चेन लिपिड पाए जाते हैं जो कि फ्लूइडिटी को डिक्रीज करते हैं, जिसके कारण रेजिस्टेंस नेचर इसका बढ़ जाता है। इसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का 16S RNA में, जिसके कारण इसको अलग से डोमेन में रखा गया था, दिया गया था। मिथेनोजन ये कैटेगरी है जो कि मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं। हाई सॉल्ट एरिया में सर्वाइव करने वाले हेलोफाइल्स और एसिडिक कंडीशंस में और हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करने वाले थर्मो एसिडोफिल्स। ये मोनेरा किंगडम खत्म हुआ और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटिस्टा स्टार्ट करेंगे।